सिविल सेवा परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए दो बड़े एग्जाम जनवरी 2021 में प्रारंभ हो रहे हैं। ये दोनों बड़े एग्जाम मुख्य परीक्षा को लेकर हैं और ये मुख्य परीक्षा है यूपीएससी और यूपीपीएससी की, जहां सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका प्री क्वालिफाइड है, मेंस में है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा और हाई होगा। ऐसे बच्चों के लिए अंतिम एक महीने में जो प्रिपरेशन करने का तरीका है उसको वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा से पूर्व का 30 दिन या 4 हफ्ते जो हैं, ये आपकी परीक्षा को लेकर बनाई गई या पढ़ने को लेकर जो रणनीति आपने बनाई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बेहतर रणनीति ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक है। यदि आपने इन 4 वीक को सही तरीके से एनालाइज कर लिया है तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जो मेंस आप लिखने जा रहे हैं यूपीपीएससी के अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, 2 ही हफ्ते आपको रह जाते हैं, जबकि 4 वीक जो होते हैं बचते हैं यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। तो आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा मूलतः यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर। ये 4 वीक का प्रोग्राम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आप किस तरीके से अपनी अंतिम कह सकते हैं महीने या 4 वीक में किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को लेकर एक बेहतर रणनीति अपना सकते हैं, और ये रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए और किन किन पक्षों का आपको ध्यान रखना है, इन सारे पक्षों को हम यहाँ पर देखेंगे। ये 4 वीक का प्रोग्राम आपके लिए निर्णायक रहेगा। ये तथ्यात्मक तौर पे जानकारी है जो हम देने जा रहे हैं, ये मूलतः आपको अपने स्तर पर एनालाइज भी करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो अंतिम जो समय है, इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी पॉलिसी अगर आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर पढ़ना नए तरह से शुरू करेंगे, बल्कि आपने अब तक जितना पढ़ लिया है उसी को सही तरीके से अंतिम 4 वीक में रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, आंसर राइटिंग करना। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? आंसर राइटिंग से साथ साथ यहाँ पर आपको सब चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज्ड सब कुछ करना है। जीएस के 4 पेपर आएंगे, हिंदी का 1 पेपर होगा, निबंध का पेपर होगा और ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, और इस तरीके से टोटल 8 पेपर हैं और इन 8 पेपर को आपको रिवाइज्ड करना है। तो चाहे कैसे आप 4 वीक में ये 8 के 8 पेपर आप रिवाइज कर सकते हैं, साथ ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स को आप कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक रणनीतिक तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ और आपकी हेल्प भी करूँगा। अगले 4 महीने आपको 4 वीक में मैं आपके साथ रहूँगा आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के माध्यम से। आपको यहां पर समय समय पर नई नई चीजों, जो भी एग्जाम के लिए जरूरी एस्पेक्ट हैं, उनको भी आपको बताता रहूंगा। सबसे जरूरी पहली चीज है 4 वीक के इस प्रोग्राम में आप करेंगे क्या। मैंने इसे 4 चरणों में डिवाइड किया है। पहले चरण में जो आपको करना है, पहले चरण में आपको जो करना है वो है सबसे पहले एक विस्तृत अध्ययन योजना बनाइए। अर्थात यहां पर विस्तृत अध्ययन योजना के अंतर्गत आपको जो भी पूरे के सिलेबस है उसको रिवाइज करने का प्रोग्राम तय करना है। लेकिन यहां पर जो आप प्रोग्राम तय करेंगे, इस प्रोग्राम को बनाते समय, इस अध्ययन रणनीति को बनाते समय, स्टडी प्लान को क्रिएट करते समय आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिए, सभी विषयों का रिवीजन समय पर करें। सभी विषयों का रिवीजन करना है। अंतिम 4 वीक में ऐसा मत करिएगा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरे को आपने ड्रॉप कर दिया है। अंतिम 4 वीक बचे हैं, उन 4 वीक में आपको सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। एक चीज का ध्यान रखें, सभी सब्जेक्ट को रिवीजन पे डालिए। इसके लिए कम से कम आप 12 से 14 घंटे, 16 घंटे जितना आप निकाल सकते हो, लेकिन 12 घंटे से कम का स्टडी प्लान मत बनाइएगा। बाकी चीजें 1 महीने छोड़ दीजिए। अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने, शादी ब्याह कहीं जाना आना है, 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके करियर की सबसे बड़ी जो छलांग है वो आपका वेट कर रही है। मेंस एग्जाम क्वालिफाई करो, मेंस के बाद इंटरव्यू दीजिए और अपने आपको वहां पर सिलेक्शन, जिसके लिए सपने देख रहे हैं, आप सिर्फ नहीं देख रहे हैं, पूरा आपका फैमिली, आपका आसपास आपके दोस्त आपकी तरफ देख रहे हैं, यहां पर जाइए और सिलेक्शन लीजिए। 1 महीने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ना है। 12, 14, 16 घंटे जितना आप निकाल के पढ़ सकते हो पढ़िए वहां पर। दूसरी चीज, विषयों को उनकी महत्ता के अनुसार समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि सोशल जस्टिस को भी आप 8 घंटे दे रहे हैं और हिस्ट्री को 8 घंटे दे रहे हैं, आईआर को 8 घंटे दे रहे हैं और पॉलिटी को भी 8 घंटे दे रहे हैं। नहीं, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर आपको उन सब्जेक्ट को, किनका सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं, उन सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है। अगर 14 घंटे 12 घंटे का टाइम शेड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, इसको भी ध्यान रखना है। उसकी समय देने के संदर्भ में उनकी महत्ता, इंपॉर्टेंस किसकी क्या, और इंपॉर्टेंस है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। अगर देखा जाए, सेकंड पेपर में सबसे ज्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन आता है,
उसके बाद सोशल जस्टिस और आईआर का आता है और गवर्नेंस के उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर जिसकी जैसे इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही समय देना है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को एक समान समय नहीं देना है, बल्कि विषयों को उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार वहाँ पर उनको टाइम अलॉट करनी है। इसके बाद करंट अफेयर्स को आधार बनाइए। लास्ट का समय है, अंतिम महीने हैं, अंतिम 4 वीक हैं, तो यहां पर हम पूरा रिवाइज करने बैठते हैं। पूरा रिवीजन के तौर पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है कि करंट आधारित क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं या करंट से रिलेट करके क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आप जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो जो भी करंट मैगजीन है, आपके नोट्स हैं, वहां पर जरूर देखिए कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक हैं जो करंट का विषय रहा है, और रिवीजन के समय उनको भी साथ में लेकर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो आपको करंट का और बेसिक जो सब्जेक्ट है उसको, एडवांस सब्जेक्ट जो है उसको इंटर रिलेट करके पूछते हैं। तो दोनों को सब्जेक्ट वहां पे करंट को आधार बनाइए। रिवीजन को जो भी टॉपिक है, कोई अधिनियम है, कानून है, संशोधन है या बजटीय सुधार है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, तो वहां पर इस तरह की चीजों को साथ में लेकर पढ़ना है। तो करंट को आधार जरूर बनाइए अपने स्टडी के प्लान में। उत्तर लेखन को देखिए, यहां पर इसने विस्तृत अध्ययन योजना के अंतर्गत, क्योंकि मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में आप आंसर राइटिंग ही सब कुछ है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, यदि आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, आप पूरे जो टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, या आप 3 घंटे में कोई भी क्वेश्चन वहां पे 20 क्वेश्चन आप लिख के नहीं आए, तो कोई भी वहां पर आपको सिलेक्शन के दौर में अपने आप को सोचिएगा भी नहीं। सभी पेपर के सभी क्वेश्चन अटेम्प्टेड और वेल अटेम्प्टेड के साथ साथ सही तरीके से लिखा होना बहुत जरूरी है। अच्छी हैंड राइटिंग हो, अच्छा कंटेंट आपने दिया हो, सही आयाम, एक ऐसे सीक्वेंस में सारी चीजों को लिखा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, और वो तभी होगा जब आपने नियमित उत्तर लेखन का अभ्यास किया हो। तो उत्तर लेखन का अभ्यास आपको नियमित करना है, और साथ ही साथ निबंध का पूरा एक पेपर आएगा, तो निबंध की कम से कम 1 वीक में यहां पर उसको प्रैक्टिस जरूर करें। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर निबंध लिखिए। 3 अलग अलग कैटेगरी आपकी बनाई गई हैं निबंध को लेकर, उन तीनों कैटेगरी में 3-3, 4-4 टॉपिक दिए गए हैं और वहां से आपको निबंध आता है। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, निबंध को, हर एक टॉपिक से रिलेटेड निबंध को जरूर रखना है, और वो निबंध के जो टॉपिक होंगे वो मूलतः करंट से रिलेटेड आते हैं। तो करंट का जो भी विषय चल रहा है उन पर जरूर लिखना है। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डेली बेसिस पे, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो सकते हैं, इकोनॉमी का है कि किस से रिलेटेड चीज़ों पर आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए या निबंध आपको किस टॉपिक पे लिखना चाहिए, वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर अलग अलग दिन पे आपके या फिर डेली बेसिस पे कुछ न चीज़ें आपको शेयर करता रहूँगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट में। तो वहाँ पर आप उन्हें जाकर जो पोस्ट की जाएंगी उनको देखिएगा और वहाँ पर उसकी आंसर राइटिंग और निबंध उस पर उन टॉपिक्स पर कर लीजिएगा। एक प्रैक्टिस के तौर पर वहाँ पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो पहले चरण में आपको अपनी विस्तृत अध्ययन योजना के तहत इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना है, रिवीजन करना है। 12 से 14 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाइए। विषयों को इंपॉर्टेंस, उनके महत्ता अर्थात क्वेश्चन कितने पूछा उस अनुसार आवंटित करिए। करंट अफेयर्स को बेस बनाइए, इसमें उत्तर लेखन का अभ्यास करिए और निबंध की प्रैक्टिस करिए। अगर ये सारा कुछ आप 4 वीक लगातार कर पाते हैं और इन सारी चीज़ों में रिवीजन कर पाते हैं, आंसर राइटिंग अच्छी लगातार कर रहे हैं, निबंध पर अच्छी पकड़ धीरे धीरे आपकी बन जाएगी। वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्रथम चरण के पूरा होने के बाद अगर आपको एक डिवीजन के तौर पर समय आप अपने स्तर पे आवंटित कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं कि यहां पे टाइम अलॉट कैसे करेंगे, टाइम शेड्यूल आप इसके लिए कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपके 8 पेपर हैं, यूपीपीएससी में 8 पेपर होने हैं। हिंदी का होगा, ऐसे होगा, जीएस के 4 पेपर होंगे और ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे। आपके पास 4 वीक है, तो यहां पर किसको कितने वीक देना है मैं टोटल यहां पे 4 ही वीक में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि हिंदी के लिए इन 4 वीक में प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ उसे 2 वीक दीजिए। टाइम शेड्यूल देखिए सबके लिए, पर डे यहां पे सबके लिए बनाने पड़ेंगे, और पर डे के हिसाब से यहां पर हिंदी आप 2 वीक प्रैक्टिस कर लोगे, पत्र लेखन है, ग्रामर है, सफिशिएंट रिवीजन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ऐसे के लिए 1 वीक में 3 से 4 या 5 टॉपिक लिखिए। 1 वीक में अगर आप इतना कर पाते हो, और अगर आप 4 वीक लिखते हैं तो इस तरह का 4 भी 1 वीक में 4 या 5 लिखते हैं तो 1 महीने में या 4 वीक में कम से कम आप 20-25 टॉपिक आप लिख चुके होंगे, ऐसे लिख चुके होंगे। तो उससे आपकी पकड़ अच्छी होगी, लेखन का तरीका डेवलप हो जाएगा, एक समझ विकसित हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आप निबंध लिखने जाओगे। दूसरा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 की बात करें, 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, और साथ साथ क्या है आपका
हिस्ट्री है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो 4 चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर इनको आप डिवीजन करने के संदर्भ में आप 2 वीक्स दे सकते हैं। अगर आपका नहीं हो पाता आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 वीक तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से जीएस पेपर 2 में भी आपके क्या हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, यूपी को मिला के 5 चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी आप 3 वीक ले सकते हैं। इसके लिए जो शेड्यूल डेली बेसिस के हैं आपको बनाने हैं, हर वीक इनको पढ़ना है और 6 शेड्यूल बनाने हैं कम से कम। ठीक है, एक शेड्यूल में क्या रखिए, मॉर्निंग के एक सेशन रखिए जिसमें हिंदी और ऐसे को रखिए। जीएस पेपर का 1 बनाइए, 2 का बनाइए, 3 का बनाइए, 4 का बनाइए और ऑप्शनल का यहाँ पे कम से कम 2 बनाइए। दोनों पेपर को साथ में लेकर स्टडी करनी है। जीएस पेपर 2 के लिए मेरे ख्याल से 2 वीक सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंस, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पर ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, पॉलिटी को पढ़ते समय अगर हम देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाता है। पॉलिटी के कुछ मौलिक अधिकार हैं, या फिर अगर हम देखें केंद्र संबंध है, विधायिका है, संघीय और राज्य की कार्यपालिका सारी चीज़ों को लेकर है, या फिर करंट को आधार बनाइए। करंट में क्या चीज़ें ज़्यादा चर्चा का विषय रहीं, जैसे कि नीति आयोग है या वित्त आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, या सरकार ने कोई संशोधन इत्यादि किया है, कोई कानून पारित किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया है मौलिक अधिकारों को लेकर। तो वहाँ पर इन चीज़ों को आधार बनाकर उन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि वो थ्योरेटिकल जाते हैं, कन्वेंशनल थ्रू के होकर जाएंगे, तो कुछ टॉपिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक है, 4-5 टॉपिक से बेनिफिशियरीज वो क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछते हैं और इससे इतर बाकी वो करंट फोकस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस आधार पर पढ़िए, रिविज़न जाइए। एक चीज़ अच्छी रहती है, दिमाग बहुत तेज चलता है। परीक्षा का समय जैसे नज़दीक आता है, दिमाग पढ़ने की क्षमता, फोकस और साथ साथ चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद पेपर 3 में चलते हैं। पेपर 3 को थोड़ा समय ज़्यादा दिया है, कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें ज़्यादा है। इकोनॉमी भी कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, साइंस एंड टेक भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट ज़्यादा डेवलप हो चुका है और आंतरिक सुरक्षा एक विषय वस्तु है। साथ ही यूपी इसमें जुड़ जाएगा और आपदा प्रबंधन एक विषय वस्तु है। तो 5-6 टॉपिक इसमें हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में इसीलिए इसको 3 वीक दिया गया है। इसके बाद आइए GS 4, एक अपना एक पूरा पेपर है, एथिक्स का पेपर है। तो यहाँ पर भी इसे 3 वीक दिया गया है। कारण क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी होता है, समझने में थोड़ी समय लगती है, केस स्टडी हल करनी है, तो वहाँ पर इसलिए आपको इसके लिए भी मैंने यहाँ पर 3 वीक अलॉट किए हैं। अपने पढ़ने के संदर्भ में आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप अपने स्तर पर इसे 4 वीक कंटिन्यू कर सकते हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, 4-4 वीक सब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपने टाइम शेड्यूल में फिर क्या करना है, कम से कम ऐसे 7 शेड्यूल बनाने पड़ेंगे कि दिन भर में 7 शेड्यूल बनाइए और सबको एक एक जगह दीजिए। इसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो नंबर आप लाएंगे कन्फर्म है, आपके ऑप्शनल, ऐसे और हिंदी में आएंगे। जीएस पेपर में सबके ऑन एन एवरेज नंबर ही आते हैं और इसलिए इन पर फोकस और भी ज़्यादा हो जाता है। जो मेरिट आती है, मेरिट में ऑप्शनल, ऐसे हिंदी का बहुत बड़ा रोल होगा, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में। यहाँ पर लगभग ऑन एन एवरेज ही सब लोग रहते हैं, 5, 10, 15, 20 नंबर का ही डिफरेंस आता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन पर आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, मेहनत जितना ज़्यादा कर, रिविज़न जितना अच्छा होगा, आंसर राइटिंग जितनी अच्छी की होगी, वहाँ पर उतना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो द्वितीय चरण में क्या है, ये 4 वीक का स्टडी शेड्यूल्ड है। यहाँ पे सभी टॉपिक्स को जगह दी गई है, उनके अकॉर्डिंग वीक्स आपको बताए गए हैं। 4 वीक ऑप्शनल को लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है, 4 वीक यहाँ पे इसीलिए दिए गए हैं। उसके बाद जीएस पेपर 3 और 4 को लेकर 3 वीक दिए गए हैं। जीएस पेपर 1 और 2 को 2 वीक दिए गए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं, इसलिए इसको हर वीक रखा गया है। 4-5 ऐसे जरूर लिखने हैं और हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं रह जाता, इसलिए 2 वीक है। आपका पकड़ नहीं मजबूत हो पा रही है, 3 वीक ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1, 2 और ये 3, 4 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नंबर सबसे ज़्यादा आता है। इसके अतिरिक्त जीएस के जो पोर्शंस हैं, इनके साथ करंट बेसिस चीज़ों को ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। करंट के कौन कौन से टॉपिक चलते हैं, इसके लिए आप वार्षिकांक कोई भी रख सकते हैं अपने साथ, या फिर अगर आपने प्रॉपर वे में स्टडी कर रखी है ऑलरेडी, करंट आपने पूरा कवर कर रखा है ऑलरेडी, तो जो करंट आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन पे निकालिए और देखिए कौन कौन से करंट के टॉपिक किस विषय वस्तु से चर्चा में रहे हैं और उनको वहाँ पर ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। तो समय भी कम बचेगा आपका जाएगा, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, स्कोर भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें संभव तभी होंगी जब आपने अच्छी आंसर राइटिंग की होगी। तो तीसरे चरण में हम चलते हैं, आंसर राइटिंग को लेकर चर्चा करेंगे। तीसरा जो चरण है वो है आपके उत्तर लेखन के नियमित अभ्यास। किसी भी सफलता के लिए आपका नियमित तौर पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लेखन होगा वो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में होंगे।
सामान्य अध्ययन का देखें तो आंसर राइटिंग करनी है, वैकल्पिक विषय में भी आपको आंसर राइटिंग करनी है। निबंध में आपको यहाँ पर देखें तो ये 200, 250, 150 में लिखने पड़ेंगे, 125 में लिखने पड़ेंगे, और यहीं पर अगर वैकल्पिक विषय में थोड़े से ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। निबंध में 700 शब्दों का हो सकता है लिखना पड़ेगा, और पत्र लेखन की अलग शैली होगी। तो यहाँ पर हर एक के अनुसार लेखन शैली में बदलाव आता है, और लेखन शैली में इसे बदलाव जो होता है उसके लिए ज़रूरी है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए लेखन का बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित 4 वीक का अभ्यास ज़रूर करें। अगर आपने इससे पहले नहीं किया है, आई होप सब लोग कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो 1 महीने ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। अब लेखन करते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उत्तर लेखन के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो भी प्रतिदिन आप रिवीजन करते हैं, जो 4 वीक का मैंने अभी आपको ये शेड्यूल साझा किया, यहाँ पे जो शेड्यूल में आपने पढ़ा है उसी टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसी को बनाइए, उसी से संबंधित प्रश्न लिखिए। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपने सारा दिन पढ़ा है उसी की आंसर राइटिंग अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ऑन द स्पॉट क्या होता है, रिवीजन भी हो जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपके साथ में हो जाएगी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड देखिए क्या क्वेश्चन आया है, पिछले साल के प्रश्न पत्र निकालिए, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन से पूछ गए थे, तो आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और दूसरा आइडिया लिखेगा कि आप किस तरीके से वहां पर आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग की स्थिति में क्या आप सहज हैं, क्या इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने पर आप उनकी आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी आपको वहां पर जानकारी मिलेगी और आप अपने आप को देख पाएंगे। तीसरा यहां पर है कि समसामयिक विषयों पर स्वयं प्रश्न बनाकर उत्तर लेखन कर सकते हैं, क्योंकि समसामयिक विषयों पर कोई प्रश्न बनाकर देता नहीं है। कई बार वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ कोचिंग संस्थान है, कुछ आपके इंस्टीट्यूट, कुछ आपकी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्वेश्चन बना के देते हैं। तो वहाँ पर या तो आप अपने स्तर पर उन क्वेश्चंस को स्वयं बना सकते हैं, या फिर उन इंस्टीट्यूट से जो भी क्वेश्चन उन्होंने बनाए रखे हैं कहीं से आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप लेकर के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। करंट के विषयों पर आंसर राइटिंग ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मेंस में आपको करंट को लेकर आते हैं। इसके बाद जो आंसर राइटिंग आप करते हैं, या तो अपने ग्रुप में जो सीनियर्स हैं जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, या फिर अपने अध्यापक जिनके मार्गदर्शन में आप स्टडी कर रहे हैं, उनको ज़रूर अपनी मेंस की कॉपी जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं वो दिखा लें, ताकि वहाँ पर आपको यदि उस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो वो एक फीडबैक देंगे। तो वहाँ पर बताएंगे क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आप अच्छे पकड़ मजबूत कर सकते हो, किसे आप अपने उत्तर को बेहतर कैसे बना सकते हो। तो जो फीडबैक आपको मिलेगा उस फीडबैक के आधार पर आपने उत्तरों में सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इनपुट्स हैं जिनके माध्यम से आप उत्तर लेखन की स्थिति को पहले से आप बेटर कर सकते हो। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, सामान्य अध्ययन भी है। उत्तर लेखन का मतलब सिर्फ यहाँ पर 2 विषयों से है, लेकिन साथ साथ निबंध में भी आप यही अपना सकते हो। निबंध के लिए भी पिछले साल के प्रश्न पत्र निकाल लीजिए, जो टॉपिक्स हैं उनको आप लिखने के अभ्यास शैली में डाल सकते हैं। इस साल के कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण रहे उन पर भी आप लिख सकते हैं। किसी विषय को चुन लीजिए जो बहुत ज़्यादा चर्चा का एक विषय रहा हो और उस पर निबंध लिखने की कोशिश करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको शेयर कर दिया करूंगा वीकली वाइज 4 या 5 टॉपिक निबंध के, और सैटरडे या संडे को, ताकि आप पूरे एक वीक जो होते हैं वहाँ पर एक निबंध की आप प्रैक्टिस उन विषयों पर कर सकें। आप बाकी शेयर भी कर सकते हैं उन्हें, मैं चेकआउट कर लिया करूंगा। पत्र लेखन विभिन्न विषयों पर ज़रूर करें, किस तरीके से पत्र लेखन किया जाता है, उसके अच्छे बुरे पहलुओं, कहाँ आप चूक हो रही है, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये आपको बहुत अच्छा करा सकता है। निबंध और पत्र लेखन आप अच्छा कर लीजिए, वैकल्पिक विषय ज़रूर अच्छा करें, ये आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम चरण, चौथे चरण में मैंने यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट जरूर रखा है। आप जो भी परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा से पूर्व एक मॉक टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें। मुख्य परीक्षा से पूर्व मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इसको लेकर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए, कोई भी जो टेस्ट सीरीज है, मुख्य परीक्षा से पूर्व सबसे पहले क्या करनी है, आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज, मानक एक टेस्ट सीरीज जो अच्छी टेस्ट सीरीज है आपके पास उपलब्ध है, आसपास कोई करा रहा है, कोई मैगजीन संस्थान या इंस्टीट्यूट है, तो ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए। दूसरा, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का कारण क्या है। आप अचानक से यदि परीक्षा हॉल में बिना प्रैक्टिस किया, बिना टेस्ट सीरीज दिए अगर चले जाते हैं, तो समय प्रबंधन के 3 घंटे में क्या आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं।
और एग्ज़ाम हॉल का जो एक प्रेशर होता है, जो घड़ी की एक टिक टिक होती है, क्या आप उस प्रेशर को झेल करके, उन सारी चीज़ों, उन स्थितियों में रह करके कि आप एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट करते हुए आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं? तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें होती हैं। जो मानक टेस्ट सीरीज़ हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो समय प्रबंधन व परीक्षा हाल का जो दबाव है उसमें आपको धीरे धीरे क्या होती है, एक सहजता हो जाती है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली पहले से ही वहाँ पर आप काफ़ी बेटर फील कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी, और जो दबाव होता है उसको भी आप अच्छे से झेल पाएंगे, या कह सकते हैं उसको आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद टेस्ट सीरीज देने से एक चीज़ ये होती है कि विषयों के अनुरूप जो आपके कमज़ोर पक्ष हैं और आपका जो मजबूत पक्ष है उससे भी आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मेरा मजबूत पक्ष कौन सा है, तो इस सब्जेक्ट में मेरी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, आंसर राइटिंग का कौन सा पहलू मेरा अच्छा है, अर्थात की भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ग्राफिंग, ये सारी चीज़ों को लेकर आप का मजबूत पक्ष क्या है और आप कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है, जब आप पेपर देकर आते हैं तो आप सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं कि कहां पर मेरा पेपर देने के बाद कहां मैं कमजोर है या कहां मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो जो समय बचेगा, अगर आप टेस्ट सीरीज होते हैं उसके माध्यम से जितना भी समय आपके पास रहता है मुख्य परीक्षा में जाने से पूर्व और मानक टेस्ट सीरीज देने के बाद, तो उस दौरान के समय का प्रयोग आप जो कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारने के तौर पर भी कर सकते हैं। और एक चीज और, अंतिम तौर पर नकारात्मकता से दूर रहना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास इस समय नहीं बैठना है जो कि नकारात्मक बातें बोलता हो, परीक्षा को लेकर होगा नहीं होगा इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करता हो, या आपके मन में भी अगर ऐसे विचार आते हैं तो आपको भी इनसे एक साइड कर देना है। क्योंकि जब तक फाइनल आप परीक्षा देकर नहीं आते और रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है। परीक्षा के बाद जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद की चर्चा परिचर्चा अलग करेंगे। वहाँ पर भी देखिए लाइफ कहीं रुकती नहीं है, एट द लास्ट हमें पॉजिटिव नोट्स देखने हैं। अगर आपके कोई कमी रह गई होगी, कंपटीशन का लेवल या तो बहुत ज़्यादा होगा, आप उसके लिए वहाँ प्रिपेयर नहीं हुए होंगे, तो हम नेक्स्ट तरीके से उसे तैयार भी कर सकते हैं और उन कमियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना और ऐसे माहौल से भी दूर रहना है। सिर्फ फोकस करिए अपने स्टडी प्लान को लेकर, एक अच्छे से स्टडी प्लान बनाइए, पूरा रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए और पर डे वहाँ पर आंसर राइटिंग करिए। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज को जाकर वहाँ पे देना है। और एक बात और जाने से पूर्व जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है कि देखिए, एक नियमित अभ्यास व बेहतर समय प्रबंधन ही आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है। आप इन अंतिम 4 वीक में जिस तरीके से आप एक नियमित अपने अभ्यास में, आपको वहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप उसको एक आंसर राइटिंग के माध्यम से एक नियमित अभ्यास में लेकर आएंगे, नियमित रूप से उसे पढ़ें और साथ साथ एक बेहतर समय प्रबंधन, अर्थात इस 4 वीक को आप जिस तरीके से मैनेज करेंगे वही आपके एग्ज़ाम को में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होगा। तो मेरी तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए ये 4 वीक का जो प्रोग्राम है, एक रणनीति है, वो बहुत ज़रूरी थी। मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो कि अगर थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति में होंगे, अंतिम वीक 4 वीक में, अंतिम महीने में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी है और एक मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना किसी चीज़ के बारे में सोचना है, ना किसी के नकारात्मक बातों के बारे में सुनना है। जस्ट गो एंड एक टाइम शेड्यूल बनाइए, पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, एग्ज़ाम दीजिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरी तरफ से इस 1 महीने में मेंस परीक्षा को लेकर मैं समय समय पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष विषयों को लेकर, निबंध को लेकर और अन्य प्रोस्पेक्टिव को लेकर ज़रूर वहाँ पर आता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा कि आप इन विषयों के साथ या सब्जेक्ट के साथ आप कैसे वहाँ पर बेटर हो सकते हैं। आंसर राइटिंग को लेकर वहाँ पर कुछ आपको वीडियो ज़रूर दिए जाएंगे ताकि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर आंसर राइटिंग को लेकर आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और किन बिंदुओं को ध्यान रखना है आंसर राइटिंग के दौरान विषय वस्तु के अनुसार, उसे भी लेकर ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक। 1 महीने बचे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी मैं आपके साथ हूं। आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के पूरी तरीके से यूपीपीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर समर्पित है। जो भी मेरी तरफ से बन पड़ेगा मैं आप लोगों के यहाँ पर करूँगा। थैंक यू सो मच।